नमस्कार। राजनीतिक विचारधाराओं के अध्ययन के क्रम में आज हम अराजकतावाद का अध्ययन करेंगे। डिकिंसन अराजकतावाद को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अराजकता का अर्थ शांति और व्यवस्था का अभाव नहीं है, प्रत्युत शक्ति के अभाव से अराजकता को देखा जाना चाहिए। शासन का अभिप्राय है विवशता, पृथकता, विभ्रम और भिन्नता, जबकि अराजकतावाद का अर्थ है स्वतंत्रता, एकता और प्रेम। इस प्रकार से व्यवस्था के अभाव नहीं बल्कि शक्ति और बल के अभाव की अवस्था को डिकिंसन अराजकतावाद के रूप में परिभाषित करते हैं। प्रिंस क्रोपाटकिन जो हैं वो अराजकतावाद के एक और मुख्य प्रणेता माने जाते हैं और उनका ये मानना है कि अराजकतावाद जीवन या आचरण के उस सिद्धांत या वाद को, विचार को कहते हैं जिसके अधीन राज्य विहीन समाज की कल्पना की जाती है। ऐसा समाज जिसमें राज्य का अस्तित्व न हो। इस समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी बाहरी कानून या सत्ता के आदेशों का पालन आवश्यक नहीं होगा। ये सामंजस्य, उत्पादन, उपभोग, सभ्य समाज की अनेक प्रकार की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए स्वतंत्र रूप से संगठित विभिन्न प्रादेशिक और व्यावसायिक समुदायों के ऐच्छिक और स्वतंत्र समझौते से उत्पन्न होगा। इसका मतलब है कि क्रोपाटकिन ये बताना चाहते हैं कि ऐसा समाज होगा जिसमें राज्य का अस्तित्व नहीं होगा और इस समाज में राज्य की समस्त भूमिका को पूरा करने के लिए प्रादेशिक और व्यावसायिक और अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐच्छिक और स्वतंत्र रूप में कुछ समुदायों का, स्वैच्छिक संगठनों का निर्माण होगा। और ये एक प्रकार से अतिवादी उग्रता और शक्ति और बल के प्रयोग की रीति नीति, जिसका प्रयोग मुख्यतः राज्य के द्वारा किया जाता है, उससे सर्वथा रहित होंगे। GDH कोल ये मानते हैं कि एक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में अराजकतावाद समाज के सामाजिक संगठन के उन सब रूपों के पूर्ण विरोध के साथ प्रारंभ होता है जो किसी भी प्रकार की बाध्यकारी सत्ता पर आधारित होते हैं। एक आदर्श के रूप में अराजकतावाद का अभिप्राय उस स्वतंत्र समाज से होता है जिसमें से बाध्यकारी तत्वों का लोप हो चुका है। किसी प्रकार की बाध्यता, विवशता, शक्ति या बल के माध्यम से अनावश्यक शक्ति आरोपण, इस प्रकार के समस्त प्रवृत्तियों का अराजकतावाद विरोध करता है। गैटल के अनुसार अराजकतावाद का उद्देश्य 19वीं सदी की दो महान समाज सुधारक विचारधाराएं, जिनमें से एक है उदारवाद और दूसरा है समाजवाद, इन दोनों का समन्वय जो है वो गैटल के अनुसार अराजकतावाद के रूप में प्रकट होता है। समाजवाद के बिना स्वतंत्रता विशेषाधिकारों में परिणत हो जाती है और गैटल ये मानते हैं कि स्वतंत्रता के बिना समाजवाद जो है वो स्वेच्छाचारिता और दासता में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इन दोनों व्यवस्थाओं के विचारधाराओं के एक संतुलित सम्मिश्रण को गैटल ने अराजकतावाद के रूप में परिभाषित किया है। अराजकतावाद का यदि हम विकास देखें तो क्रमशः अनेक विचारकों के विभिन्न सिद्धांतों, उनके द्वारा प्रकाशित जो लेख और पुस्तकें थी, उनके माध्यम से इसका विकास अभिव्यक्त होता है। प्राचीन यूनान का जो स्टोइक दर्शन था, इस स्टोइक दर्शन में अराजकतावाद जो ये मानते थे कि राज्य की उपस्थिति आत्मानुभूति के लिए, अपनी आत्मा की वास्तविक और स्वाभाविक अनुभूति के लिए घातक है। ये स्टोइक दर्शन एक प्रकार से यूनानी दर्शन में अराजकतावादी तत्व और उपस्थिति को दिखाता है।
इसी प्रकार भारत और चीन के जो पूर्वीय दर्शन हैं, इसमें भी अराजकतावादी तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे च्वांग-जू जो हैं, उनके अनुसार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर शासन मानवीय प्रकृति के सर्वथा विपरीत है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को शासित किए जाने की प्रक्रिया को च्वांग-जू ने बिल्कुल अमानवीय प्रकार का या अनुपयोगी प्रकार का या सर्वथा कहना चाहिए निकृष्ट और अनावश्यक प्रकार की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया है। इसी प्रकार मनुस्मृति जो भारतीय संदर्भ में प्राचीन ग्रंथ है, मनु की रचना है, इसमें भी मनुस्मृति में भी मनु ने एक प्रकार से राज्य की स्थिति और उसका आधार बल प्रयोग की रीति नीति से पृथक करने का समर्थन किया। तो सर्वप्रथम ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें अराजकतावाद के दिखाई पड़ती है और साथ ही साथ सर्वप्रथम गंभीर चिंतन अराजकतावाद के संदर्भ में विलियम गॉडविन ने की विचारधारा में दिखाई पड़ता है 1756 से 1836 तक की व्यवस्था में, जिसमें विलियम गॉडविन ने राज्य और व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध करते हुए मनुष्य के विवेक युक्त होने का पुरजोर समर्थन किया। तो जो मनुष्य स्वयं विवेक युक्त है, उसे अन्य किसी प्रकार के शक्ति या बल के आरोपण की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। तो राज्य और व्यक्तिगत संपत्ति जो है वो एक प्रकार से आरोपित रूप में बाय फोर्स एक प्रकार से शक्ति और बल के प्रयोग के माध्यम से व्यवस्थाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जिसका विरोध विलियम गॉडविन ने किया। और मनुष्य क्योंकि विवेक युक्त प्राणी है, विवेक युक्त है, इसलिए उसको किसी भी प्रकार के इस बाहरी आरोपण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अराजकतावाद को व्यवस्थित विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय प्रोधाम 1809 to 1865 को प्राप्त होता है। इनकी एक किताब का प्रकाशन जिसका टाइटल था व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, इसमें प्रोधा ने एक प्रकार से डिक्लेरेशन दिया है कि मैं पूर्ण अर्थों में अराजकतावादी हूँ, बिना किसी दुराव छिपाव के प्रत्यक्ष परोक्ष किसी भी रूप में आरोप या द्विपक्षीय या द्वैधता वाला स्तर न रखते हुए प्रोधा ने व्हाट इज़ प्रॉपर्टी में एक क्लियर स्पष्टीकरण दिया कि मैं पूर्ण अर्थों में अराजकतावादी हूँ, मैं राज्य की हर स्थिति और उसकी उपस्थिति का विरोध करता हूँ। मनुष्य पर किसी भी रूप में मनुष्य का शासन अत्याचार ही कहलाएगा, ऐसा प्रोधा मानते हैं। समाज का सबसे अधिक निर्दोष स्वरूप जिसमें किसी प्रकार का दोष या अवगुण नहीं है, उच्चतम रूप में सुव्यवस्था तथा अराजकता के समन्वय से ही प्राप्त हो सकता है, ऐसा प्रोधा का मानना है। इसलिए राज्य के अस्तित्व की कोई उपयोगिता और गरिमा व्यक्ति और समाज के संदर्भ में उचित नहीं है। इसी प्रकार एक और अन्य अराजकतावादी विचारक बाकुनिन, जिन्होंने ये कहा कि ईश्वर अत्याचारी जार और जार जो है वो निरंकुश अत्याचारी है। उन्होंने राज्य और व्यक्ति का कोई हित जो है वो नहीं है, बल्कि राज्य व्यक्तित्व के विकास में बाधा डालता है, एक बाधक का कार्य करता है। इसलिए बाकुनिन ने धर्म और राज्य दोनों की रीति नीति का पूरा विरोध किया है। अराजकतावाद के लक्षणों का अगर हम अध्ययन करें तो इसमें सबसे पहला लक्षण है अराजकतावाद का राज्य का संपूर्ण विरोध। बाकुनिन ये मानते हैं कि चर्च जो है वो अधिक समय तक अपने को चर्च नहीं कहता, बल्कि वो धीरे धीरे अपने आप को पाठशाला, शिक्षा देने वाला सेंटर, केंद्र कहने लगता है। राज्य अपने आप को राजतंत्र नहीं कह के वो अपने आप को धीरे धीरे गणतंत्र के रूप में, जनता के प्रतिनिधि संस्था के रूप में अपने आप को प्रतिपादित करने लगते हैं। जनतंत्र न कह के
राजतंत्र न कह के गणतंत्र कहते हैं, कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बकुनिन के अनुसार ये आधिपत्य का प्रतीक ही बना रहता है राज्य, जो शक्ति और बल के माध्यम से अपनी नीतियाँ जोर जबरदस्ती से लागू करवाने का प्रयत्न करता है। राज्य के विरोध का कारण जो अराजकतावादी हैं उनके अनुसार कि राज्य स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक संस्था है, इसमें नैतिकता और स्वतंत्रता का आधार जो है वो कायम नहीं है। जैसा बकुनिन मानते हैं कि शक्ति उन्हें भ्रष्ट करती है जो इसका संचालन करते हैं, और उन्हें भी भ्रष्ट करती है जिन्हें उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है। ये शासकों को एक प्रकार से निष्ठुर बना देती है, जनता में दासता की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। इसलिए नैतिकता और स्वतंत्रता के आधार पर भी राज्य का होना उचित नहीं है। ऐतिहासिकता के आधार पर अराजकतावादी ये मानते कि राज्य ने सदैव ही नए प्रगतिशील विचारों का विरोध करते हुए और जो सुधारवादी प्रक्रिया है उसमें बाधा डालने की कोशिश की है। इसलिए ऐतिहासिक आधार भी ये पुष्ट करता है कि राज्य का औचित्य और आवश्यकता नहीं है। उपयोगिता के आधार पर अराजकतावादी ये मानते कि राज्य का आधार क्योंकि शक्ति है, इसलिए राज्य का कोई उपयोग या इसकी कोई वांछनीयता नहीं है। आर्थिक आधार पर अराजकतावादी मानते हैं कि जैसा कि विलियम गॉडविन ने कहा है कि विधि निर्माण लगभग सभी देशों में धनवानों के पक्ष में और निर्धनों के विपक्ष में होता है, और राज्य जो है वो इस व्यवस्था की और ज़्यादा पुष्टि करता है, उसे संभव बनाने की कोशिश करता है। और इस अर्थ में आर्थिक आधार पर भी सामान्य जनता के हित के नज़रिए से यदि देखा जाए तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अराजकतावादी ये मानते हैं कि जन्म से मनुष्य एक सहयोगी और सामाजिक प्राणी है। मानव में सात्विक गुणों की उपस्थिति और उसका अस्तित्व है, इसलिए जो स्वयं इतना सात्विक है, न्यायप्रिय है, विवेक युक्त है, उसको मार्गदर्शन के लिए राज्य की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार अराजकतावादी जो हैं वो प्रतिनिध्यात्मक सरकार की आलोचना करते हैं, इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार प्रतिनिधि सरकार जो होती है वो ऐसे व्यक्तियों की सरकार होती है जो प्रत्येक कार्य को खराब ढंग से, गलत तरीके से संपादित करने के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानने लगते हैं। सबके विषय में वो थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन प्रॉपर या पूर्णतः किसी भी विषय की जानकारी उनको नहीं होती। इसलिए अकुशल प्रकार का अपर्याप्त जानकारी वाला शासन जो है वो राज्य के माध्यम से प्रतिनिध्यात्मक सरकार कायम करती है। इसलिए प्रतिनिध्यात्मक सरकार की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार अराजकतावादी मानता है कि पूंजीवाद और व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्ति मात्र के लिए घातक है। प्रोधा ये मानते हैं कि प्रत्येक प्रकार की संपत्ति एक चोरी है, निजी संपत्ति। गॉडविन ने भी ये माना है, एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस में गॉडविन ने यूरोपीय युद्धों का विवेचन किया है और उसके बाद निष्कर्ष निकाला है कि इन युद्धों को संपन्न होना और इनका इतना विनाशकारी होने का मूल कारण संपत्ति की विषमता ही रहा है। तो व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवादी नजरिए का अराजकतावाद पुरजोर विरोध करता है। इसी प्रकार जो धर्म और धार्मिक आडंबर हैं, अंधविश्वासों के रूप में जो रूपांतरित हो चुके हैं, इन धार्मिक आडंबरों की भी वो निंदा करता है। अराजकतावाद विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है। प्रोफेसर जोड जो हैं उनके अनुसार अराजकतावाद प्रादेशिक और व्यावसायिक विकेंद्रीकरण का सबसे प्रबल समर्थक और पोषक है, संरक्षण देने वाला है। तो ये कुछ मूल विशेषताएं हैं जिसके माध्यम से, जिन लक्षणों के माध्यम से हम अराजकतावाद को समझ सकते हैं या अराजकतावाद के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अराजकतावादी समाज का संगठन कैसा होगा? ऐसा समाज जिसमें राज्य नहीं है, क्योंकि राज्य का पूरी तरह से विरोध करते हैं अराजकतावादी,
तो ऐसा समाज जिसमें राज्य नहीं है, उस समाज का स्वरूप कैसा होगा, अराजकतावादी समाज का स्वरूप? इसके बारे में अराजकतावाद बताता है कि जहाँ साम्यवादी दर्शन समाप्त होता है, वहीं से अराजकतावाद प्रारंभ होता है। बार्कर के अनुसार अराजकतावादी समाज केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण और शक्ति के स्थान पर स्वैच्छिक सहयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है और समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त जो विकेंद्रीकरण है और जो स्वैच्छिक सहयोग है, इसे साकार करने के लिए अराजकतावादी समाज का संगठन सहयोग, प्रेम, स्वतंत्रता और इसी तरह के अन्य सकारात्मक मूल्यों पर या अवधारणाओं पर आधारित होगा। यानी यहाँ परस्पर विद्वेष का, घृणा का, उग्रता का, हिंसा का किसी भी रूप में कोई आधार नहीं है। अराजकतावादी समाज का संगठन सहयोग, प्रेम, स्वतंत्रता और इसी प्रकार की मानवीय भावनाओं के आधार पर होगा। व्यवस्था और एकता राज्य और कानून के द्वारा नहीं, समाज में जो भी व्यवस्था और अनुशासन कायम किया जाएगा वो शक्ति या कानून या राज्य के द्वारा नहीं, बल्कि स्वैच्छिक समुदायों के रूप में जो गठित इकाइयां हैं वे इन व्यवस्थाओं को कायम करने का या लागू करने का या उसको क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। इस अराजकतावादी समाज में समुदायों की सदस्यता बाध्यकारी नहीं होगी बल्कि स्वैच्छिक होगी। जिला समुदाय, प्रांतीय समुदाय, राष्ट्रीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्रमिक रूप से क्षेत्र के आधार पर अनेक स्वैच्छिक समुदायों का संगठन होगा और इनकी सदस्यता व्यक्ति के लिए बाध्यकारी नहीं बल्कि स्वैच्छिक रहेगी। उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज का अधिकार होगा और ये समाज जो है वो पूरी तरह से निष्पक्षता के आधार पर उत्पादन के समस्त संसाधनों का समानता और मानवीयता के आधार पर प्रयोग करने का अधिकारी होगा। पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करेगा और बदले में उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। अराजकतावादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन क्रिया में अपना उचित योगदान प्रदान करेगा और प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण उत्पादन में से अपना उचित भाग प्राप्त करने का या पाने का अधिकार रहेगा। इस अराजकतावादी व्यवस्था को कायम करने के जो साधन हैं उसमें पहला दार्शनिक अराजकतावादी प्रकार है जिसके समर्थक हैं टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी। ये जो दार्शनिक अराजकतावादी हैं ये बल प्रयोग और हिंसा का पूरी तरह से विरोध करते हैं। शांतिमय साधनों के माध्यम से राज्य को समाप्त करके, राज्य को हटाकर उसके स्थान पर एक स्वैच्छिक सहयोगवादी संस्था की स्थापना करना चाहते हैं। दार्शनिक अराजकतावादियों की मान्यता है कि श्रेष्ठ लक्ष्य श्रेष्ठ साधनों से ही प्राप्त हो सकता है। तो जनता को शिक्षित करना, आदर्श स्थापित करना, ये स्वयं व्यक्तित्व के रूप में ऐसा आदर्श जनता के सामने स्थापित किया जाए कि जनता उससे प्रभावित होकर उसका सहज अनुकरण करे। इसी प्रकार जनता को शिक्षित किया जाए ताकि जागरूकता के आधार पर अनावश्यक आरोपण को जनता स्वीकार ही न करे। तो ये दार्शनिक अराजकतावादी। और दूसरा एक ग्रुप है जिसे हम क्रांतिकारी अराजकतावादी कहते हैं, जिसमें बकुनिन, प्रिंस क्रोपाटकिन आदि विचारक हैं और ये मानते हैं कि हिंसा प्रयोग, क्रांति, बल प्रयोग या जबरदस्ती शक्ति और बल के माध्यम से आरोपण, इस प्रकार की उग्रता, क्योंकि एक अच्छी और श्रेष्ठता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए यदि आवश्यक बल प्रयोग भी किया जाता है तो
क्रांतिकारी अराजकतावादी उससे परहेज नहीं करते। अराजकतावाद के इन सारे आधारों पर विवरण जानने के उपरांत अब हम देखते हैं कि कैसे अराजकतावाद की आलोचना की जाती है। सबसे पहली आलोचना यह है कि ये अराजकतावाद अत्यधिक कल्पनावादी है। E.M. जेंकर जो हैं वो इसके बारे में कहते हैं कि अराजकतावाद अभी तक की गई मानवीय कल्पना की महानतम भूलों में से एक है, क्योंकि जिन विचारों से ये प्रारंभ होता है और जो निष्कर्ष इसके द्वारा निकाले जाते हैं अराजकतावाद के द्वारा, वे मानवीय स्वभाव और जीवन की यथार्थता के नितांत विपरीत है। अब तक उनका किसी प्रकार का जो अस्तित्व है या उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष जो हैं वे साकार नहीं हुए। दूसरा, जो मानव स्वभाव का चित्रण किया है अराजकतावादियों ने, आलोचकों के अनुसार ये एकांगी चित्रण है। विवेक युक्त, सभ्य, न्यायप्रिय, इस प्रकार की सकारात्मक जो अभिव्यक्ति मनुष्य के स्वभाव के बारे में अराजकतावाद देता है, ये सही है लेकिन पूर्ण नहीं है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव उतना श्रेष्ठ नहीं है कि उसमें किसी प्रकार के दोष को हम नकार दें। तो मानव स्वभाव का श्रेष्ठता के आधार पर जो वर्णन किया अराजकतावाद ने वो एकांगी है, जबकि मानव स्वभाव अच्छाई और बुराई दोनों का मिश्रण होता है। मानवीय दुर्गुण जो है वो राज्यों की स्थिति और राज्य की उपस्थिति का परिणाम नहीं है। अराजकतावाद ने ये समझ लिया है कि यदि राज्य समाप्त कर दिया जाएगा तो सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। ये उचित नहीं है। जो मानवीय स्वभाव के दुर्गुण हैं, दोष हैं, उनका एकमात्र कारण राज्य का होना बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये जो स्थिति है इनकी, ये बिल्कुल गलत और दोषपूर्ण है। इसी प्रकार अराजकतावाद जो है वो स्वयं अनेक आधारों पर विरोधाभासी व्यवस्था से या विरोधाभासी विचारों से युक्त है। साथ ही साथ राज्य के संबंध में अराजकतावाद ने जो कहा है कि राज्य एक बुराई है, इसलिए उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, उचित नहीं है, क्योंकि राज्य बुराई नहीं है, बल्कि अगर हम तटस्थ और निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करें तो एक सभ्य सुसंस्कृत जीवन के लिए राज्य की उपस्थिति एक अनिवार्य दशा के रूप में स्वीकार की जाती है। अरस्तु ने जैसा माना है, यूनानी विचारक, कि समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ होता है, किंतु जब वो बिना कानून और न्याय के जीवन व्यतीत करता है तो उससे ज़्यादा निकृष्ट प्राणी कोई दूसरा नहीं होता। अराजकतावादियों का जो अध्ययन का इतिहास है, वो भी इतिहास का जो अध्ययन है वो भी त्रुटिपूर्ण है। प्रोफेसर सीले ने ये कहा है, क्योंकि अराजकतावादी ये मानते हैं कि ऐतिहासिक रूप में देखने पर भी राज्य की उत्पत्ति, राज्य के विकास, राज्य की परिणति, कहीं भी कोई सकारात्मकता नजर नहीं आती। अराजकतावादियों का ये दृष्टिकोण गलत है। इतिहास का अध्ययन और उसका नजरिया उनका गलत है। प्रोफेसर सीले ये कहते हैं कि मानवता के इतिहास में जो कुछ भी अच्छी और प्रशंसनीय वस्तु आज तक हुई है वो केवल शासित और संगठित समाज में ही संभव हो पाई है। असंगठित और स्वैच्छिक प्रकार का जैसा स्वरूप समाज का अराजकतावादी बताते हैं, उसमें तो किसी भी रूप में संभव नहीं है। साथ ही साथ आलोचक ये भी कहते हैं कि अराजकतावादी अप्रत्यक्ष रूप में शक्ति के प्रयोग को पुनः स्वीकार कर लेते हैं। स्वैच्छिक संगठनों के रूप में जो व्यवस्था विकल्प की तरह से अराजकतावाद प्रस्तुत करता है, वो निश्चित रूप से धीरे धीरे शक्ति की तरफ ही अग्रसर होती है। इसीलिए अराजकतावादियों का जो उद्देश्य है, उनकी जो कार्य प्रणाली आदि है, वो किसी भी रूप में स्पष्ट नहीं है। धर्म के बारे में जो अराजकतावादियों की राय है कि धर्म हमेशा घृणास्पद स्थिति में ही रहता है, कोई विशेष उपयोगिता या आधार धर्म का नहीं है, इसलिए ये भी त्याज्य है, त्याग करने योग्य है, ये उचित नहीं है। धर्म मनोबल को बढ़ाने वाला, एक बहुत को मजबूत बनाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है, जिसकी अराजकतावाद उपेक्षा करता है।
इसी प्रकार अराजकतावाद का स्वतंत्रता के संबंध में जो दृष्टिकोण है वो भी त्रुटिपूर्ण है। सिसरो ये मानते हैं कि स्वतंत्र होने के लिए ही हम सब बंधन में रहते हैं ताकि स्वतंत्रता का संतुलित और सही प्रयोग किया जा सके। स्वतंत्रता के बंधनों के अभाव की स्थिति को स्वतंत्रता का नाम देकर अराजकतावाद जो है वो स्वच्छंदता की तरफ अग्रसर होता है, स्वतंत्रता की पूर्ति को संभव नहीं बनाता। इसी प्रकार यदि हम देखें तो अराजकतावाद और साम्यवाद जो हैं ये लगभग हमें समान प्रकार की विचारधाराएं दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि राज्य का विरोध साम्यवादी भी करते हैं। वो साम्यवादी दल के संदर्भ में सर्वहारा वर्ग के शासन के रूप में एक समाज की स्थापना और उसकी व्यवस्था का समर्थन करते हैं। लेकिन अराजकतावाद और साम्यवाद में कुछ विफलताएं भी हैं। जैसे साम्यवादी जो हैं वो संक्रमण काल जब राज्य समाप्त हो गया और सर्वहारा वर्ग का शासन पूरी तरह कायम नहीं हुआ, इन बिटवीन किस प्रकार की व्यवस्था कैसे संचालित की जाएगी उसका वर्णन करते हैं, लेकिन अराजकतावाद उसका वर्णन नहीं करता। साम्यवाद एक केंद्रीकृत व्यवस्था का समर्थन करता है और अराजकतावाद जो है वो विकेंद्रीकृत व्यवस्था का समर्थन करता है। साम्यवाद नागरिक स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार करता है, जबकि अराजकतावाद इसे बहुत विशेष महत्व प्रदान करता है। इसी प्रकार साम्यवाद के लिए नैतिकता का कोई शाश्वत नियम नहीं है, लेकिन अराजकतावाद के लिए आंशिक रूप में है। साम्यवाद व अराजकतावाद तो मानता ही ये है कि नैतिकता और इसके आधार पर ये सामाजिक व्यवस्था कायम होगी मानवीय मूल्यों के आधार पर, लेकिन साम्यवाद के लिए नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। साम्यवाद एक प्रकार से वर्गवादी विचारधारा है, जबकि अराजकतावाद मानववादी, मानव के विवेक में आस्था करने वाली मानववादी विचारधारा है। साम्यवाद को इस अर्थ में हम एक सामाजिक व्यवस्था का वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाली विचारधारा साम्यवाद को मान सकते हैं, लेकिन अराजकतावाद बहुत भावनात्मक आधार पर व्याख्या करता है, वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं करता। और इस प्रकार कुल मिला के साम्यवाद एक व्यवहारिक विचारधारा है और अराजकतावाद एक कल्पनावादी आदर्शवादी विचारधारा है। तो इस प्रकार से अराजकतावाद जो है वो राजनीतिक दर्शन की एक महत्वपूर्ण विचारधारा मानी जाती है, जिसके विकास और जिसके निर्धारण में एक मुख्य बात यह है कि राज्य के अस्तित्व से इनकार करने के उपरांत भी मानवीय मूल्यों की आस्था और उसके महत्व की परिधि से अराजकतावाद अपने आप को परे नहीं करता। धन्यवाद।